हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल ट्यूटर मेडिको एमसीक्यू। सो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे साल्मोनेला की। इससे पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं साइंस के दो टॉपिक, जनरल साइंस के, जिसमें हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था और हमने क्या पढ़ा था, सेकंड वन रिप्रोडक्शन का पार्ट 1 हो चुका है और पार्ट 1 अभी बचा है, पार्ट 2। ओके सॉरी। सो आज हम बात करने वाले साल्मोनेला की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि साल्मोनेला होता क्या है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सो इंट्रोडक्शन में क्या है, अ ग्राम नेगेटिव इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। सो क्या है, ये एक बैक्टीरिया होता है और कौन सा बैक्टीरिया होता है, इंटेस्टिनल, यानी जो इंटेस्टाइन में मेनली इन्फेक्शन कॉज करेगा। ओके, ग्राम नेगेटिव इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, ठीक है। अब से ग्राम नेगेटिव क्यों बोलते हैं? सो क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्राम स्टेनिंग की खोज की थी। अब ग्राम स्टेनिंग क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है। ओके, कौन थे साइंटिस्ट? क्रिश्चियन ग्राम। ओके, सो ग्राम स्टेनिंग में होता क्या, बेसिकली एक स्टेन होती है यानी कलर होता है, उसको क्या करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर डालते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया उसमें 2 टाइप्स की मेनली डाई प्रोड्यूस करते हैं, यानी 2 कलर आएंगे, ठीक है। अब एक रेड होता है और एक वायलेट। जो बैक्टीरिया रेड कलर प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एंड जो बैक्टीरिया आपका वायलेट और पर्पल कलर प्रोड्यूस करेंगे वो होंगे आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सो जो ये साल्मोनेला होता है ये कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, पिंक कलर और रेड कलर। सो ये क्या हो गया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, ग्राम नेगेटिव इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। तो पहली लाइन क्लियर होगी। सबसे पहले क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्राम स्टेनिंग की खोज की थी। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका साल्मोनेला है ये कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव, यानी कि ये पिंक कलर देता है और जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो पर्पल कलर देते हैं। ये स्टेनिंग टेक्निक है। ओके, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंफर्म हो गया। ओके, और इंटेस्टाइन का मतलब ये इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज करेगा। पहली लाइन क्लियर। सेकंड लाइन हम देख लेते हैं, कॉज वेरियस टाइप ऑफ इंटेस्टिनल इन्फेक्शन। सो ये पहले ही बता चुका हूँ आपको, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कर रहा है तो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया हो गया। सो थर्ड लाइन देख लेते हैं, वेरियस टाइप ऑफ साल्मोनेला स्पीसीज आर नोन विच कॉज इन्फेक्शन इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। सो जो साल्मोनेला होता है ना, वो पूरी एक उसका ग्रुप है, ओके, बैक्टीरिया का। लेकिन जो इसकी स्पेसिफिक स्पीसीज होती है ना, डिफरेंट टाइप की, सो वो इन्फेक्शन कॉज करती है किसमें, ह्यूमंस एंड एनिमल्स में। सो नेक्स्ट पेज देख लेते हैं हम, टाइप ऑफ इन्फेक्शन। सो कौन कौन सी स्पीसीज यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे कि जो डिफरेंट स्पीसीज होती हैं आपकी। ओके, सो डिफरेंट स्पीसीज जो होती हैं वो कौन कौन से इन्फेक्शन कॉज करती हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है एंटेरिक फीवर। सो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, जहाँ पे भी आपका एंटेरिक वर्ड आता है उसका मतलब होता है इंटेस्टाइन से। ओके, सो एंटेरिक फीवर, फर्स्ट वन, इट ऑकर ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ साल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी स्पीसीज। सो जो साल्मोनेला टाइफी, अभी साल्मोनेला पूरा एक ग्रुप था, अब उसमें स्पेसिफिक स्पीसीज आ रही है एक एक करके। सबसे पहली स्पीसीज है साल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी। ये 2 अलग अलग हैं, साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी। ओके, सो ये जो 2 स्पीसीज होती है ना, ये क्या करती है, एंटेरिक फीवर, यानी कि ये क्या करेगा, आपके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज करेगा, उसकी वजह से आपको फीवर होगा। ओके, यही मेनली जो साल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी होते हैं, यही 2 स्पीसीज हैं जो ह्यूमंस में टाइफाइड कॉज करती है। ओके, मेन कॉज ऑफ टाइफाइड कौन सी होती है, साल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी स्पीसीज। ओके, सेकंड वन, क्या इन्फेक्शन दिया गया यहाँ पे, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। सो गैस्ट्रो मतलब आपका स्टमक हो गया, एंटेराइटिस मतलब एंटेरिक मैंने बताया था इंटेस्टाइन, आइटिस का मतलब यहाँ पे आइटिस लग जाता है, उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। सो यहाँ पे क्या करता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यानी आपका जो स्टमक होता है वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर रहा है एंड इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। ओके, ये कौन सी स्पीसीज करेंगे देख लेते हैं। इट ऑकर ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ये एक स्पीसीज होगी, साल्मोनेला एंटेराइटिस, ये एक स्पीसीज होगी आपकी, साल्मोनेला न्यूपोर्ट, साल्मोनेला ड्यूब्लिन, थॉमसन एंड स्पीसीज, अदर स्पीसीज। ओके, सो यहाँ पे मैंने सब में साल्मोनेला लिखा नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे समझ जाना, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, साल्मोनेला एंटेराइटिस, न्यूपोर्ट, ड्यूब्लिन, थॉमसन स्पीसीज। ओके, ये स्पीसीज क्या करती हैं, आपका जो गैस्ट्रिक सिस्टम होगा और आपकी जो इंटेस्टाइन होगी वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेंगी। ये मेनली ह्यूमंस में इन्फेक्शन कॉज नहीं करती हैं, जो मेनली करती हैं वो है साल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी। थर्ड वन हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, सेप्टिसेमिया। सेप्टिसेमिया मतलब जो आपका ब्लड होगा उसमें इन्फेक्शन कॉज करेंगे। ओके, सर्कुलेशन में आपके साल्मोनेला प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। इट ऑकर्स ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ साल्मोनेला क्लोरेरा स्विस एंड अदर स्पीसीज ऑफ इन्फेक्शन, अदर स्पीसीज इन्फेक्शन, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था यहाँ पे। सो ये मेनली किस स्पीसीज के कारण होता है, साल्मोनेला क्लोरेरा स्विस। ओके, इसके कारण क्या होगा आपका, सेप्टिसेमिया। तो ये भी मोस्ट कॉमनली दिखता नहीं है, जो आपके मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन होता है टाइफाइड होता है, वो किसके कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी। थर्ड वन स्लाइड देख लेते हैं, साल्मोनेला टाइफी। ओके, मेन कॉज ऑफ इन्फेक्शन प्रोड्यूस टाइफाइड इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी। सो मॉर्फोलॉजी में देखते हैं ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। ओके, सो क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होते हैं, ये हम पहले देख चुके हैं। ओके, सेकंड वन, मोटाइल नॉन स्पोर फॉर्मिंग एंड नॉन कैप्सुलेटेड। सबसे पहले कैप्सूल होती नहीं है। कैप्सूल क्या होती है, कोई भी बैक्टीरिया होता है वो अपनी आउटर लेयर, एक हार्ड रिजिड लेयर होती है कैप्सूल। ओके, ये प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया को एक्सटर्नल, जो भी उसके एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं उससे, ठीक है। नॉन स्पोर फॉर्मिंग, स्पोर फॉर्मेशन कब होता है, जब बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और अदर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती, तो क्या करते हैं बैक्टीरिया अपने बाहर, कैप्सूल के बाहर भी एक कवरिंग कॉज करेगा, उसे कहते हैं स्पोर। सो ये मेनली स्पोर फॉर्मिंग साल्मोनेला में होती नहीं है, एंड नॉन कैप्सुलेटेड एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं कौन, साल्मोनेला, यानी इसके पास कैप्सूल भी नहीं होगी, इसके पास क्या नहीं होगा आपका स्पोर। ओके, एंड मोटाइल। सो यहाँ पे मेनली मोटाइल होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लगा दिया था, यहाँ पे आपको ये OH एंड VI नहीं देखना है अभी, ठीक है। अभी आपको मेनली देखना है
ये जो फ्लैजिला दिख रहे हैं, ओके, ये जो बाहर को आपको दिख रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं, फ्लैजिला। सो यहाँ पे क्या लिखा है, मोटिलिटी ऑकर ड्यू टू पेरिट्रिचुअस फ्लैजिला। सो अब यहाँ पे ये पेरिट्राइचुअस वर्ड आया, तो इसका मतलब क्या होता है, पेरी मतलब पूरे सरफेस पर आउटर कवरिंग जितनी भी होगी वहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट रहेंगे, उनके कारण यहाँ पे मूवमेंट होगा। तो ये करते हैं फ्लैजिला को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो डायग्राम देख लीजिए आप, यहाँ पे ओ एच एन सॉरी इन पर ध्यान मत देना अभी आप, ठीक है। पेरिट्रिचुअस फ्लैजिला जिसको मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजी हमारी कंफर्म, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, मोटिलाई एंड मोटाइल, नॉन स्पोर फॉर्मिंग एंड नॉन कैप्सुलेटेड। थर्ड वन मोटिलिटी ऑकर ड्यू टू पेरिट्रिचुअस फ्लैजिला। कोई डाउट तो नहीं है। अभी हम अगली साइड पे देखते हैं कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हम इनको लैब में डायग्नोस कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि किसी भी पेशेंट को टाइफाइड हो रहा है और इन्फेक्शन कौन सा है। तो कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, ग्रो ऑन ऑर्डिनरी मीडिया। तो मेनली यहाँ पे हम ऑर्डिनरी मीडिया हम क्या करते हैं, यूज ब्लड अगार। तो मीडिया का मतलब क्या होता है कि एक मीडियम होता है, यानी कोई भी आपका एक मीडियम हो सकता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, बॉडी से एक्सटर्नल इवेंट्स में, यानी बॉडी से बाहर हम बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, ओके, आर्टिफिशियली, ठीक है। ये आपको मीडिया हो जाता है, ग्रो ऑन ऑर्डिनरी मीडिया। यहाँ पे क्या जाता है आपका न्यूट्रिएंट मीडिया एंड ब्लड अगार, ये आपके ऑर्डिनरी मीडिया हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वन, टेम्परेचर कितना चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। नॉर्मल जो हमारा बॉडी टेम्परेचर पे अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो बाहर भी उतना ही चाहिए होगा बॉडी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस एंड पीएच मेंटेन करना होता है, क्योंकि स्लाइटली एसिडिक और बेसिक पीएच में बैक्टीरिया बेसिकली ग्रो करते हैं, ओके। अगर आप हाईली एसिडिक और हाईली बेसिक कर लोगे तो उसमें बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, ठीक है। सो पीएच मेंटेन होना चाहिए आपके मीडिया का, टेम्परेचर आपका मेंटेन होना चाहिए। और थर्ड वन पॉइंट है एरोब एंड फैकल्टेटिव एनारोब। सो एरोब का मतलब जो एयर की प्रेजेंस होगी, जब यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वहाँ पे ग्रो करेंगे, ठीक है। एंड फैकल्टेटिव, यहाँ पर फैकल्टेटिव वर्ड इसलिए आया है क्योंकि ये दोनों टाइम पे ग्रो कर सकते हैं, यानी ऑप्शनल होता है। फैकल्टेटिव का मतलब ऑप्शन, ओके। एरोबिक कंडीशन होगी यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तब भी ग्रो करेंगे, एंड ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तब भी ग्रो कर सकते हैं, एरोब एंड फैकल्टेटिव एनारोब। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड और आता है कभी कभी, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो जो ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं, ऑब्लिगेट, ओके। सो ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, मेनली ऑब्लिगेट मतलब ऑब्लिगेट एनारोब और एरोब आपने सुना होगा। सो ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि वे केवल तभी ग्रो करेंगे जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी या तो ऑक्सीजन की अब्सेंस होगी, यानी एरोबिक एंड एनारोबिक। यहाँ ऑब्लिगेट आता है तो वो तभी ग्रो करेंगे जब, अगर ऑब्लिगेट एरोब बैक्टीरिया वो तभी ग्रो करेगा जब ऑक्सीजन की प्रेजेंट होगी, ओके। सो वो बेसिकली एनारोबिक कंडीशन में ग्रो नहीं करेगा। और यहाँ पे फैकल्टेटिव का मतलब एरोबिक एंड एनारोबिक बोथ कंडीशन में वो ग्रो कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट वन हमारा कलरलेस कॉलोनीज ऑन इंडिकेटर मीडिया। सो इंडिकेटर मीडिया क्या होते हैं, इनमें बेसिकली शुगर साइड कर दी जाती हैं जो फर्मेंट होने के बाद कलर प्रोड्यूस करती हैं। तो वहाँ पे क्या करता है, ये कलरलेस कॉलोनीज देता है, यानी कि शुगर में आपका ग्रो मेनली नहीं करेगा, इनमें भी शुगर होता है जिन मीडिया में। यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैंने ब्रैकेट में लिख रखे हैं, मैकोंकी एगार एंड डीऑक्सी कोलेट एगार। नेक्स्ट वन यहाँ पे पॉइंट है जेट ब्लैक कॉलोनीज ऑन विल्सन ब्लेयर एंड बिस्मथ सल्फाइड मीडिया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। ये मैंने ब्लैक पेन से लिखा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जेट ब्लैक कलर की कॉलोनी देगा, स्पेसिफिक मीडिया होते हैं ये स्पेशल मीडिया के लिए, विल्सन ब्लेयर एंड बिस्मथ सल्फाइड मीडिया, ओके। सो नेक्स्ट वन पॉइंट है यहाँ पे ग्रीन कॉलोनीज अपीयर ऑन जाइलोज लाइसिन डीऑक्सीकोलेट एगार। तो जो आपका जाइलोज लाइसिन डीऑक्सीकोलेट एगार होता है उसमें कौन सी कॉलोनीज देगा, ग्रीन कॉलोनी। ये भी स्पेशल मीडिया है इसका। नेक्स्ट वन देख लेते हैं लिक्विड मीडिया। तो लिक्विड मीडिया में आपके मेनली दो टाइप के मीडिया आते हैं, सेलेनाइड एफ ब्रोथ एंड टेट्राथियोनेट ब्रोथ। ब्रोथ का मतलब लिक्विड ही होता है, सेलेनाइड एफ ब्रोथ एंड टेट्राथियोनेट ब्रोथ। यहाँ पर डायग्राम कट हो गया है, पता नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे लगाया था आप लोगों के लिए सेलेनाइड एफ ब्रोथ का। और ये सेकंड वन जो डायग्राम है ये आप देख पा रहे हैं, टेट्राथियोनेट ब्रोथ, ओके। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। अब बात करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। अभी मान लीजिए आपने किसी पेशेंट का सैंपल कलेक्ट कर लिया, लैब में आपने ग्रो करा लिया, ठीक है। अभी लेकिन आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये साल्मोनेला ही है, बैक्टीरिया की ग्रोथ आ गई आपको दिख रही है। सो आप वहाँ पर स्पेसिफिक इंडिकेशन कैसे देंगे कि ये साल्मोनेला टाइप वी है और नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लैब में बायोकेमिकल रिएक्शंस करते हैं। तो यहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शन में मेनली क्या होता है, एमआर पॉजिटिव, यहाँ पे फर्स्ट वन लिखा है, सॉरी, प्रोड्यूस H2S इन ट्रिपल शुगर आयरन। तो TSI एक बायोकेमिकल टेस्ट है, ट्रिपल शुगर आयरन, इसमें 3 शुगर होती हैं आपकी। तो मेनली आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो उन ट्रिपल शुगर में क्या करेगा, ये शुगर को तो फर्मेंट नहीं करेगा लेकिन H2S गैस प्रोड्यूस करेगा, ओके। सेकेंड वन MR पॉजिटिव, MR की फुल फॉर्म होती है मेथाइल रेड पॉजिटिव। एंड थर्ड वन VP वोगस प्रोस्कोर, ओके, इसकी फुल फॉर्म वोगस VOGES प्रोस्कोर PROSKWAR। आई थिंक स्पेलिंग आप कंफर्म कर लेना। और फोर्थ पॉइंट है आपका डू नॉट फर्मेंट लैक्टोज एंड सुक्रोज। तो ये शुगर्स आपकी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि शुगर्स को फर्मेंट नहीं करेगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं एंटीजन स्ट्रक्चर। सो मेनली 3 टाइप के एंटीजन पाए जाते हैं इसमें। मेनली 3 टाइप ऑफ एंटीजन आर फाउंड, H एंटीजन, O एंटीजन एंड VI एंटीजन। सो H एंटीजन क्या होता है आपका, यहाँ पे सरफेस पर प्रेजेंट रहेगा फ्लैजिला में। अब यहाँ पर आप पिक्चर देख लीजिए, मैंने गूगल से लगाई थी, ये आपका H एंटीजन है। कहाँ पर प्रेजेंट है, फ्लैजिला। ये आपके फ्लैजिला है जो मूवमेंट में हेल्प कर रहे थे। सो फ्लैजिला में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, H एंटीजन। सेकंड वन O एंटीजन फाउंड ऑन इनर सेल वॉल। तो ये आपकी सेल वॉल है और ये इसका जो इनर सरफेस है यहाँ पर कौन सा एंटीजन मिल रहा है, O एंटीजन, ओके। एंड थर्ड वन VI एंटीजन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। आउटर सरफेस पे कौन सा है, VI एंटीजन। अब नेक्स्ट वन, यहाँ पे मैंने स्लाइड ब्लैंक छोड़ी है, ये आपको मैं एंटीजन का बता देता हूँ एक बार। तो जो H एंटीजन होता है
ये आपका मेनली फ्लैजिला पर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, बैक्टीरिया के बाहर है, ये एंटीजन है आपका। सो जब आप टेस्ट करते हैं लैब में, आपने कॉमनली देखा होगा, अगर आप लैब गए होंगे या हॉस्पिटल गए होंगे, तो विडाल टेस्ट में क्या करते हैं कि एच एंटीजन एंड ओ एंटीसीरा एंड एच एंटीसीरा डालते हैं। और एच एंटीजन, एच लेटेक्स एंटीजन और ओ लेटेक्स एंटीजन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके किसी पेशेंट को साल्मोनेला टाइफिक इन्फेक्शन हुआ, उसकी बॉडी क्या करेगी, उसकी बॉडी में अगर साल्मोनेला होगा तो वो एच के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी एंड ओ के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। सो जो एच होता है ना, ये आपके फ्लैजिला में प्रेजेंट है। सो आपके सर्कुलेशन में एक्सटर्नल जो आपकी एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा वो किसके अगेंस्ट ज़्यादा होगा, एच एंटीजन, क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, एकदम उसके फ्लैजिला पे, इसके बाहरी जो उसका सरफेस है, एक्सटर्नल सरफेस है, वहाँ पर प्रेजेंट है एच एंटीजन। सो जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा। और सेकंड में हम अगर बात करें वी आई एंटीजन की, नहीं सॉरी, सेकंड में क्या था, ओ एंटीजन। सो सेल वॉल के इनर सरफेस पर प्रेजेंट है, तो ये एक्सटर्नल जो भी आपके एक्सटर्नल एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टैक्ट में है ही नहीं, एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट की बॉडी में, इनर सरफेस ऑफ सेल वॉल पर प्रेजेंट है। सो कभी भी जब हम टेस्ट लगाते हैं, सो विडाल टेस्ट में क्या होता है कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा एग्लूटिनेशन की किस्म होती है एच में, क्योंकि जो पेशेंट है हमारा उसकी बॉडी में एच एंटीबॉडी ज़्यादा रहेंगी। क्यों? क्योंकि जो एच एंटीजन होता है वो बैक्टीरिया की आउटर सरफेस में फ्लैजिला पर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और सेकंड वन एक बात और है, जो आपका वी आई एंटीजन होता है वो एक्सटर्नल सरफेस पर प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसका जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन का रेट होगा वो उतना नहीं होगा जितना किसका होगा, आपके एच एंटीजन का, ओके। सेकंड वन, जो वी आई एंटीजन होता है ना, अगर हम वी आई एंटीजन और ओ एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी चेक कर रहे हैं, तो ये जो आपका वी आई एंटीजन होगा ये क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा ओ एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने में। क्यों? क्योंकि वी आई एंटीजन आपका सरफेस पर प्रेजेंट है, हमने इस पर एंटीबॉडी डाली, ठीक है। सो वी आई एग्लूटिनेट कर जाएगा किससे, ओ की एंटीबॉडी से, और लेकिन वहाँ पे हमें क्या लगेगा कि जो आपका ओ एंटीजन है वो एग्लूटिनेट कर रहा है। सो ये क्या करता है, रिजल्ट में इंटरफेरेंस कॉज करता है, कौन सा, ओ एंटीजन, ओके। सो नेक्स्ट वन साइड देख लेते हैं अभी। एंटीजेनिसिटी हमारी कंप्लीट होगी। पैथोजेनेसिस लास्ट वन है, पैथोजेनेसिस। सो एंट्री थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर। सबसे पहले आपने खाना खाया या पानी पिया, सो कंटामिनेटेड का मतलब है कि वो पॉल्यूटेड हो सकता है, मे बी उसमें आपका साल्मोनेला प्रेजेंट हो, ओके। सो आपका माउथ से ही कहाँ करेगा, एंट्री करेगा आपके इंटेस्टाइन में। सो सेकंड वन पॉइंट है, यहाँ पे मैंने सीरियल वाइज लिख रखा है, ग्रो और पोर्टल ऑफ एंट्री थ्रू इंटेस्टिनल सब म्यूकोसा। आपने खाना खाया या पानी पिया, कहाँ एंटर कर गया, पानी कहाँ जाएगा, आपके इंटेस्टाइन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद ये कहाँ एंट्री करेगा, आपकी इंटेस्टाइन में। सो इंटेस्टाइन में एंट्री तो कर दी, अब अंदर पेनिट्रेट होना होगा। सो सबसे जो अपर लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, म्यूकोसा। सेकेंड लेयर सब म्यूकोसा एंड थर्ड लेयर जो इनर एपिथेलियल होती है उसके आ जाती है, ठीक है। सो सबसे पहले म्यूकोसा को पेनिट्रेट करेगा, सेकेंड वन सब म्यूकोसा, फिर आपका जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होगा उसमें पहुंच जाएगा एपिथेलियम के थ्रू। सो सेकंड पॉइंट क्या है, ग्रो और पोर्टल ऑफ एंट्री थ्रू इंटेस्टिनल सब म्यूकोसा। खाना खाया, इंटेस्टाइन में पहुंचा, अब कहाँ पहुंच गया, सब म्यूकोसा का थ्री हमारे जो एपिथेलियल सेल्स हैं, बेसल एपिथेलियम, वहाँ पहुंच गया। थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे, एंट्री इनसाइड द इंटेस्टिनल वॉल एंड टेकन बाय न्यूट्रोफिल्स। अब इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट करके ये अंदर तो पहुंच गया। सो अभी हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होगा, एपिथेलियम में न्यूट्रोफिल्स होंगी एंड अगर डिफेंस मैकेनिज्म होगा, सो कहाँ पे न्यूट्रोफिल क्या करेंगी, इस बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेंगे जैसे ही हमारे सर्कुलेशन में पहुंचेगा, ठीक है। सबसे पहले खाना खाया और कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ये हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचा, पेनिट्रेट किया, सब म्यूकोसा के थ्रू बेसल एपिथेलियम। अब वहाँ पे क्या होगा, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा, न्यूट्रोफिल क्या करेंगे, इसको एनगल्फ कर लेंगे। अब ये होता क्या है यहाँ पे, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑकर इनसाइड द न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या करती है, एनगल्फ तो कर लेती है लेकिन इसको डिग्रेडेशन नहीं कर पाती, यानी इसको तोड़ नहीं पाती या किल नहीं कर पाती। और ये क्या करता है, साल्मोनेला न्यूट्रोफिल के अंदर ही ग्रोथ कर लेता है, ओके। अब न्यूट्रोफिल ग्रोथ के अंदर इसने ग्रोथ की एंड डिवाइड हुआ। अब जितने ज़्यादा साल्मोनेला होंगे वो कहाँ एंटर करेंगे, आपके पूरे सर्कुलेशन में एंटर करेंगे। सो सर्कुलेशन में जाएंगे कहाँ से, लिम्फ नोड के थ्रू। सो अब क्या करेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम में इसने एंटर किया, न्यूट्रोफिल से निकल कर लिम्फेटिक सिस्टम में गया, लिम्फ नोड्स में गया एंड थ्रू लिम्फ नोड्स इट विल गो इनटू सर्कुलेशन। तो नेक्स्ट वन यहाँ पे आपके ब्लड में पहुँच गया फाइनली। सो अब फाइनली ब्लड में पहुँचने के बाद क्या होगा, एंटर इन द इंटरनल ऑर्गन्स। अभी आपके जैसे ही सर्कुलेशन में पहुँचा, अब अभी अफेक्ट करेगा आपके इंटरनल ऑर्गन्स को। सो इंटरनल ऑर्गन्स में किसको किसको अफेक्ट करेगा ये, लाइक लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर एंड थोरेसिक डक्ट। सबसे पहले आपने कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ये एंट्री की इसने, ओके। नेक्स्ट वन, इट विल गो थ्रू द सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा एंड थर्ड वन टेकन बाय न्यूट्रोफिल्स एंड फिर गया ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम में एंड फिफ्थ वन अभी कहाँ गया, आपके लार्ज ऑर्गन्स में। लार्ज ऑर्गन में नहीं, लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर एंड थोरेसिक। सो यहाँ पे क्या होता है, अभी सारे लार्ज ऑर्गन में आ गया आपका, ओके। इंटरनल ऑर्गन जितने भी होते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो आपका गॉल ब्लैडर होता है वो क्या करता है, उसमें सॉल्ट भी होते हैं, सोडियम, पोटेशियम। सो वो क्या करता है, आपका पीएच मेंटेन होता है गॉल ब्लैडर का, स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है पीएच, क्योंकि ये क्या करता है, डाइजेशन में जब आपका एसिडिक आता है स्टमक से, HCl आता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। सो स्लाइटली बेसिक पीएच होता है। सो ये क्या करता है कि एक नेचुरली कल्चर मीडिया की तरह वर्क करता है, किसके लिए, साल्मोनेला के लिए, ओके। सो इट विल एक्ट लाइक ए कल्चर मीडिया फॉर साल्मोनेला, ओके। सो अभी वहाँ ये कल्चर मीडिया की तरह एक्ट कर रहा है गॉल ब्लैडर। सो यहाँ पे क्या करेगा, ये बाइल में आपका ग्रोथ करेगा, कंटिन्यूसली ग्रोथ होगी इसकी। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपकी गॉल ब्लैडर में इसकी ग्रोथ हुई,
आपका गॉल ब्लैडर क्या करेगा, बाइल के साथ इसको रिलीज करना शुरू कर देगा। कहाँ? आपकी इंटेस्टाइन में। सो अभी बैक्टीरिया कंटिन्यूसली आपके इंटेस्टाइन में आएगा तो क्या करेगा? इन्फ्लेमेशन करेगा। इन्फ्लेमेशन होगा आपके इंटेस्टाइन में, कंटिन्यूसली इन्फ्लेमेशन होगा और सेल डेड होगी। सेल डेड को क्या कहेंगे हम? नेक्रोसिस। अभी नेक्रोसिस हो रही है, ठीक है। अब नेक्रोसिस के थ्रू होता क्या है? सेल डेथ होती है और जो डेथ सेल्स होती हैं कंटिन्यूसली कहाँ से निकलती हैं? हमारे जो हमारा क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट। सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग पॉइंट। बट अभी जैसे आपकी नेक्रोसिस इंटेस्टाइन में हुई, सो जो आपका स्टूल होगा उसके थ्रू आपकी डेड सेल्स एक्सक्रीट करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली आपकी वहाँ इन्फ्लेमेशन हो रहा है एंड नेक्रोसिस हो रही है, तो कंटिन्यूसली आपकी जो डेड सेल्स होंगी वो आपके स्टूल के थ्रू रिलीज होना शुरू हो जाएंगी। और साथ साथ में क्या होगा कि मे बी योर स्टूल में भी ब्लडिंग। ओके, ब्लड आपका प्रेजेंस हो सकता है किसमें? आपके स्टूल में। सो इस तरह से आपका इन्फेक्शन कॉज करता है। एक बार फिर देख लेते हैं पैथोजेनेसिस का। एंट्री की कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। सेकेंड वन, इंटेस्टाइन में गया, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, एंड देन इसको न्यूट्रोफिल्स ने लिया एंड देन न्यूट्रोफिल्स अनेबल टू डाइजेस्ट नहीं कर पाई। एंड उसके बाद ये कहा गया लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू आपके सर्कुलेशन में गया। सर्कुलेशन के बाद इसने क्या किया? इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट किया। एंड इंटरनल ऑर्गन्स में मेनली कहाँ पे? गॉल ब्लैडर को इसने नेचुरल कल्चर मीडिया की तरह यूज किया। वहाँ पे इसकी ग्रोथ हुई एंड वहाँ से रिलीज हुआ ये इंटेस्टाइन में कंटिन्यूसली रिलीज हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ? इन्फ्लेमेशन हुआ एंड नेक्रोसिस हुई। और जो वही जो नेक्रोटिक सेल्स होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, वो आपकी स्टूल में रिलीज होना शुरू हो जाती हैं। और उसकी वजह से मे बी योर स्टूल में आपका जो ब्लड है वो भी आ सकता है, ठीक है। सो ये था हमारा आज का ऑल अबाउट साल्मोनेला के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।